राइट जी, स्टार्ट करते हैं जी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। अगेन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सीरीज़ में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है और कैसे की जाती है। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर कंसोलिडेट करनी हो तो उसकी बेसिक्स क्या हैं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर कंसोलिडेट करनी हो तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर कंसोलिडेट करनी हो तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंसोलिडेट करनी हो, अब हम ये देखेंगे कि उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। ठीक है ना। फिर पीछे हमारी क्या रह जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बेसिक्स। चार चीजें ही है ना इफेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो इसके बेसिक स्टेप्स, और फिर हम देखेंगे कि अगर सब्सिडरी ने कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हों तो उसका क्या ताल्लुक होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे सवाल के ऊपर। ठीक है, हमने प्रेफरेंस शेयर्स देखे थे। अगर एसोसिएट ने इशू किए हों, दो सवालों में हमने ये बात देखी थी, क्या इफेक्ट होता है। अब हम सब्सिडरी ने अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल से। और इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमारे पास ये एक क्लास एग्जाम्पल है जो हम पढ़ लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल एक्चुअली। ठीक है, यहीं यहीं स्क्रीन से ही पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या बात हो रही है। कहता है एएल एक्वायर्ड 80% voting interest in BL for rupees 130,000 when fair value of BL's net assets was rupees 120,000 at the beginning of the year, as नहीं, at the beginning of the year, यानी कि साल के स्टार्ट पे। तो पहली स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? पहली स्टेटमेंट का यह मतलब हुआ कि स्टार्ट ऑफ ईयर आपने एक सब्सिडरी खरीद ली। सब्सिडरी खरीदने के लिए आपने पैसे दिए कितने? इन्वेस्टमेंट की कितनी? 130, अगर रुपीज इन थाउजेंड्स की बात की जाए। ठीक है ना जी। और उस दिन उसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या थी? 120। अब आप सबको पता है गुडविल आप लोग मेरे साथ तीन अलग अलग सवालों में अभी तक बना चुके हो, राइट। तीनों में हमने देखा कि हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर यहां पर करके एक सब टोटल सा बनाते हैं, ऐसे ही है। इस जगह पर एक सब टोटल बनाते हैं, करेक्ट। वो सब टोटल का सम क्या कहता था मैं कि ये क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। यही बोलता हूं मैं उसे। मैंने इस सवाल में क्या किया है? मैंने आपको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स खुद बना कर दे दी है। जाहिर है एक छोटी एग्जांपल है, तो मैं आपसे कोई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कंप्यूट नहीं करवा रहा। मैंने आपको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स खुद बना कर दे दी है कि ले जी, ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसके बाद क्या लिखते थे जी सवाल में? टू कंप्यूट गुडविल, इसके बाद क्या लिखा जाता था? एनसीआई। और यहां पर आपकी गुडविल बन जाती थी। क्या ख्याल है? यही था जी गुडविल की कंप्यूटेशन का तरीका, है ना। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं। सो पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गई। कहता है बी एल इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट सीजीयू एंड होल ऑफ द गुडविल इज एलोकेबल टू दिस सीजीयू। एक एक सेंटेंस इस एग्जाम्पल का कीमती है। एक एक सेंटेंस में एक एजुकेशनल मैसेज है। देखिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैं जरा अगली अगली स्लाइड पे जाता हूं। मैंने आपको सिखाया हुआ है IS36, राइट। और IS36 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंपेयरमेंट जो है वो इंडिविजुअल एसेट के लेवल पे हो सकती है अगर वो एसेट खुद कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि गुडविल के केस में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, गुडविल तो खुद नजर भी नहीं आती कहां है, तो फिर किस लेवल पे इंपेयरमेंट होती है? कैश जनरेटिंग यूनिट, सीजीयू के लेवल पे। पढ़ा हुआ हमने ये बात। सीजीयू में तमाम एसेट्स शामिल होते हैं।
अगर कोई रिलेटेड लाइबिलिटीज हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड लाइबिलिटीज हैं, वो भी शामिल हो सकती हैं, ठीक है, अदरवाइज एसेट्स तो शामिल होते ही हैं। और सीजीयू में कॉरपोरेट एसेट डाले जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं। पढ़ा था हमने कैसे एलोकेट होते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी साइंस थी, आपको याद होगा। अगर आपने आई-36 की मेरे लेक्चर्स ले लिए, नहीं लिए तो मेरी रिक्वेस्ट होगी पहले जाके वो लें, फिर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल पढ़ें, वरना इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल में कुछ समझ नहीं आने लगी, राइट। एंड इसमें गुडविल भी शामिल की जाती है। हमने आई-36 के एग्जाम क्वेश्चंस भी कुछ देखे थे जिसके अंदर गुडविल शामिल थी, मेरी अपनी एग्जांपल्स थी जिसके अंदर गुडविल शामिल थी। ऐसे ही है, गुडविल भी सीजीयू का हिस्सा बनाई जाती है। इसका मतलब गुडविल जो है वो ऑन इट्स ओन तो कभी इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं होती, वो तो हमेशा एज पार्ट ऑफ सीजीयू इंपेयरमेंट टेस्ट होती है। ये पहली बात जो हम सबको पता होनी चाहिए कि गुडविल हमेशा सीजीयू का हिस्सा बनकर इंपेयरमेंट टेस्ट होगी, पहली बात। फिर दूसरी बात कि गुडविल एक से ज्यादा सीजीयू को एलोकेट की जा सकती है, कैन बी एलोकेटेड टू मोर देन वन सीजीयूज, टू मोर देन वन सीजीयूज की जा सकती है। कैसे भला? और से देखिएगा, फर्ज कीजिए मैं पेरेंट हूं और मेरे 3 सीजीयूज हैं, ए बी सी, 3 सीजीयूज हैं, और ये सब्सिडरी है, इसके 2 सीजीयूज हैं, एक्स और वाई। स्टैंडर्ड के मुताबिक गुडविल को आप इन 5 सीजीयूज में से किसी को भी एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि इसकी वजह से साइनर्जीज आएंगी, पेरेंट का जो बिजनेस ए है वो ग्रो करेगा, बिजनेस सी जो है वो ग्रो करेगा, सब्सिडरी का बिजनेस एक्स जो है वो ग्रो करेगा। तो आप इन 3 सीजीयूज को गुडविल एलोकेट कर दें। फॉर एग्जांपल 30%, 30%, 40%। ये एलोकेशन टोटली सब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है। बात समझ रहे? इस एलोकेशन को कैसे करना है, किस किस तरह से करना है, इस पे स्टैंडर्ड्स में कोई डिटेल्ड गाइडलाइंस मौजूद नहीं है। इट इज टोटली सब्जेक्टिव, टोटली अप टू द मैनेजमेंट, टोटली। ठीक है, अब आप ये सुन के सोच रहे होगे कि यार इफ इट इज दैट सब्जेक्टिव, तो प्रैक्टिस में जो रियल वर्ल्ड कंपनीज है वो क्या करती हैं, हाउ डू दे डू इट? प्रैक्टिस में पता है रियल वर्ल्ड कंपनीज अक्सर, मैंने क्या देखा है पाकिस्तान की हद तक एटलीस्ट, क्या करती हैं, वो पूरी सब्सिडरी को, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है ऑब्वियसली, अभी सारी बात कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की हो रही है क्योंकि गुडविल आती भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में ही है खाली। वो पूरी सब्सिडरी को एक सीजीयू ट्रीट करती है। क्या करती है? 1 सीजीयू, रियल वर्ल्ड कंपनीज पाकिस्तान की। और वो सारी गुडविल, होल गुडविल इस सीजीयू को एलोकेट कर देती है, इस सीजीयू में डाल देती है। ये कर रही हैं पाकिस्तान की कंपनीज। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम जजमेंट का इस्तेमाल है, मिनिमम एफर्ट का इस्तेमाल है। पूरे सब्सिडरी को एक सीजीयू समझ लो और तमाम गुडविल उसको एलोकेट कर लो। बहरहाल स्टैंडर्ड कहता है कि आप गुडविल किसी भी एक या एक से ज्यादा सीजीयू को एलोकेट कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट के हों चाहे वो सब्सिडरी के हों। आई होप ये बात समझ आ गई है। इसके बाद, इसके आगे, यह है सेकंड जुमला कि BL इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट CGU एंड होल ऑफ द गुडविल इज एलोकेबल टू दिस CGU। यानी कि जो पाकिस्तान में रियल कंपनीज करती हैं वही काम इसने भी किया है। पूरे सब्सिडरी को एक CGU समझा और सारी की सारी गुडविल उसी को एलोकेट कर दी। ठीक, आगे बढ़ते। कहता है ड्यूरिंग द ईयर there were no changes in carrying amount of net assets of BL। यानी कि ये जो नेट एसेट्स हैं ये सेम रहे सारा साल। इसका मतलब है उसने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया,
एसेट्स लाइबिलिटीज तभी सेम रहते हैं ना, टोटल इक्विटी तभी सेम रहती है जब कोई प्रॉफिट आप अर्न नहीं करते सारा साल। हाँ या ना? लिहाजा इशू नजर आ रहा है हमें पोटेंशियली या नहीं नजर आ रहा? आ रहा है ना नजर? कहता है लिहाजा at year end an impairment review was carried out। अब एक और बात गौर से सुन ले, गौर से सुनिएगा। गुडविल की इंपेयरमेंट हर साल करनी होती है। दिस इज थर्ड पॉइंट। गुडविल must be tested for impairment every year। must be tested for impairment every year। ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। तो चाहे आपको कोई इंडिकेशन आए, चाहे आपको कोई इंडिकेशन ना आए, गुडविल की इंपेयरमेंट हर साल टेस्ट करनी होती है। उन्होंने भी की है, उन्होंने टेस्ट किया है गुडविल के लिए। कहता है जो रिकवरेबल अमाउंट मिली सब्सिडरी की सीजीयू की, वो थी 1,40,000 रुपए। तो साल के एंड पर जो रिकवरेबल अमाउंट निकली सीजीयू की, वो थी 1,40,000। अच्छा जी, पूरी सब्सिडरी की, सब्सिडरी के पूरे सीजीयू की। अच्छा जी, फिर कहता है कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकग्नाइज्ड एंड इट्स एलोकेशन between parent and NCI, assuming AL measures NCI at proportionate basis। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था व्हाट इज proportionate method, व्हाट इज फेयर वैल्यू मेथड। NCI को इनिशियली रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स। दूसरा, AL measures NCI at fair value and NCI की फेयर वैल्यू क्या है? 30,000। तो NCI के दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। आई होप ये बात आपको समझ आई है। इसका मतलब है दोनों मेथड्स में गुडविल अलग अलग निकलेगी। और करें, मेथड जो ए है जिसमें प्रोपोर्शनेट है, उसमें गुडविल क्या निकलेगी? अगर मैं एक 20 का 20% ले लूं, ऐसा ही है ना? मैंने कितने परसेंट इंटरेस्ट एक्वायर किया है इसके अंदर? मैंने एक्वायर किया 80%। तो अगर मैं एक 20 का 20% ले लूं तो ये बनता है 24, है ना? तो गुडविल निकलेगी 34। और पार्ट बी में वही इन्वेस्टमेंट 31, वही फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 120, बट एनसीआई हो गई मुख्तलिफ। एनसीआई है फेयर वैल्यू पे, जो कि फेयर वैल्यू उसकी दी हुई है 30, तो गुडविल बनेगी 40। हाँ या ना? सबसे पहले तो इस बात को रिकग्नाइज करें कि भाई दो अलग अलग मेथड्स में एनसीआई की वैल्यू मुख्तलिफ आती है। प्रोपोर्शनेट मेथड में एनसीआई की वैल्यू मुख्तलिफ, फेयर वैल्यू मेथड में मुख्तलिफ। और चूंकि एनसीआई की वैल्यू मुख्तलिफ आ रही है, इनिशियल वैल्यू, एनसीआई की इनिशियल वैल्यू मुख्तलिफ आ रही है, लिहाजा गुडविल की वैल्यू भी मुख्तलिफ आती है। सबसे पहले तो इस बात को रिकग्नाइज कीजिए। यहां पॉज कीजिए जरा 2 मिनट और इसको तसल्ली से जरा सोचिए इस पे। आई होप आप सबने इसको देखा है और आई होप आप सबने ये बात रिकग्नाइज की है कि यार चूंकि एनसीआई की इनिशियल वैल्यू, एनसीआई की इनिशियल वैल्यू मुख्तलिफ थी, लिहाजा इन दोनों सिनेरियोज में गुडविल मुख्तलिफ आई है ना? अच्छा, जो पहला सिनेरियो है, मजे की बात देखिएगा जरा, आपको बहुत बहुत एक खूबसूरत बात नजर आएगी एंड यू विल एंजॉय दिस इंशाल्लाह। जो पहला सिनेरियो है, ए पार्ट, उसमें जो गुडविल है ना वो एक्चुअली 80% गुडविल है। वो कितनी है? वो एक्चुअली 80% गुडविल है। अच्छा, मैं कैसे कह रहा हूं? हाउ कैन आई से कि ये 80% गुडविल है? ऐसे कि इन्वेस्टमेंट कितनी है?
130, इन्वेस्टमेंट कितनी 130, और जो 130 की इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट सब्सिडरी खरीद रही है? 80%, है ना? इस 130 को किस नंबर से कंपेयर किया जा रहा है? इसको कंपेयर किया जा रहा है -120 +24। अगर मैं इन दोनों को नेट करके लिख दूं -96। अच्छा, मैंने ये नेट करके -96 क्यों लिखा है? एक्चुअली ये 120 इज 100% एंड दिस 24 इज इसी का 20%, है या नहीं? दिस 24 इज इसी का 20%। इसका मतलब 96 इज व्हाट? एक्चुअली 80% ऑफ नेट एसेट्स। हाँ या ना? 120 का 80% होता है ना 96। तो ये जो 34 बन रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये 80% इन्वेस्टमेंट कंपेयर्ड विद 80% वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज इक्वल टू 34। तो उसको कह सकते हैं ना कि यार ये तो 80% की बेसिस पर गुडविल की कंप्यूटेशन हुई हुई है। राइट? जबकि ऑन दी अदर हैंड ये 100% गुडविल है। क्यों 100% गुडविल है? क्योंकि इसमें जो 80% गुडविल है 34 वो भी शामिल है और 6 उसके ऊपर भी शामिल है। 40 टोटल है ना गुडविल। अब आप पूछेंगे यार ये कैसे? 80% गुडविल 34 भी शामिल है और 6 उसके ऊपर भी शामिल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपके पास टोटल नेट एसेट्स कितने हैं? आपके पास टोटल नेट एसेट्स हैं 120। अगर मैं उनको दो हिस्सों में तोड़ूं, 80% 20%, तो वो बनेंगे कितने? 96 24। क्या ख्याल है? आपके पास जो टोटल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, अगर मैं उसको दो हिस्सों में तोड़ूं तो वो यही बनेगी 96 और 24। यही ऊपर की कंप्यूटेशन में एज अ नेगेटिव लिया जा रहा है ना? क्या ख्याल है ना? अच्छा, इस 96 के अगेंस्ट है मेरी इन्वेस्टमेंट लिखी जा रही है जो कि है 120, और इस 34 के अगेंस्ट है एनसीआई जो कि है 30। हाँ या ना? तो ये बनता है 34 और ये बनता है 6। 34 जमा 6 कितना होता है? 40। को बात समझ आ रही है? इसका मतलब इसमें 80% वाला आंसर तो शामिल है ही है 34 वाला, बट उस 34 के अलावा 6 भी शामिल है। और वो 6 किस वजह से आ रहा है? वो 6 इस वजह से आ रहा है कि एनसीआई की वैल्यू 24 नहीं है, 30 है। एनसीआई के हिस्से के जितने नेट एसेट्स हैं वो तो 24 के हैं, बट एनसीआई की अपनी वैल्यू कितनी है? 30। पिछले पार्ट में एनसीआई की वैल्यू यहां पर जो थी वो क्या थी? 24। तभी जीरो आ रहा था यहां पर। 6 की जगह क्या था पिछले पार्ट में, ए पार्ट में? जीरो। कोई बात समझ आ रही है? यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्ट ए में जो गुडविल है वो अधूरी गुडविल है, और पार्ट बी में जो गुडविल है वो पूरी गुडविल है। क्या कहा मैंने? पार्ट ए में जो गुडविल है वो पार्शल गुडविल है, इसीलिए इसको पार्शल गुडविल मेथड भी कहते हैं। एनसीआई को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिकॉर्ड करने को पार्शल गुडविल मेथड भी कहते हैं।
और पार्ट बी में जो गुडविल है वो पूरी गुडविल है, लिहाजा एनसीआई को फेयर वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करने को फुल गुडविल भी कहते हैं। अब यहां पर एक मैथमेटिकल ग्लिच जरूर है। अगर 100% गुडविल 40 है तो 80% गुडविल 34 तो नहीं बनती, 40 का 80% तो 32 बनता है, हाँ या ना? ये मैथमेटिकल ग्लिच जरूर है और ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई है बात कि ये मैथमेटिकल ग्लिच हो सकती है। हो सकता है पूरी गुडविल 100 हो और 80% गुडविल 90 हो। हालांकि 100 का 80% 90 नहीं होता, हम सबको पता है, इतनी मैथ तो हम सबकी चलती है। स्टैंडर्ड में लिखी हुई है ये बात, कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है, IFRS 3 में लिखा हुआ है। उसने कहा फाइन, दिस इज फाइन, नॉट एन इशू। हम बोलेंगे इसको ऐसे ही, हम कहेंगे ये अधूरी गुडविल है और हम इसको कहेंगे ये पूरी गुडविल है, चाहे वो मैथमेटिकली बराबर बैठता हो या ना बैठता हो। बात समझ आई? एक और बात भी बोली जाती है, एक और अंग्रेजी भी सुन लीजिएगा। अंग्रेजी क्या है? यहां जो गुडविल आ रही है ये सिर्फ पेरेंट की गुडविल है, ये सिर्फ पेरेंट की गुडविल है। और यहां जो गुडविल आ रही है ये पेरेंट और एनसीआई दोनों की गुडविल है। बेशक एनसीआई की बहुत थोड़ी सी आई है बेचारे की, 6 आई है खाली, ज्यादा नहीं आई, बट दोनों की गुडविल है, पेरेंट और एनसीआई दोनों की गुडविल है। और जो पार्ट ए में गुडविल है वो सिर्फ पेरेंट की है। तो यहां पे एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन ड्रॉ होती है between the two methods. If we use the proportionate method of recognizing NCI, which is part A, then there is lots of difference versus part B. बहुत सी बातें मैंने की हैं, गुजारिश आपसे यह है कि आप यहां पे 1 मिनट पॉज कीजिए, इन सारी बातों को जरा अपने ब्रेन में डाइजेस्ट कीजिए। आई होप आप सब ने ये देखा है। ये 120 इज एक्चुअली 130, मैंने 130 ही कंसिडर किया है कंप्यूट करते हुए, इट्स जस्ट अ टाइपो, तो मैं इसको 130 कर देता हूं। अब यहां से हमें समझ क्या आया? व्हाट इज द टेक अवे? टेक अवे ये है कि जी पार्ट ए में गुडविल इज 34, एंड दैट गुडविल इज, आप इसको बहुत से नाम दे सकते हैं, पार्शियल गुडविल, जस्ट 80% गुडविल, ओनली पेरेंट की गुडविल। क्या ख्याल है? मैथमेटिकली देखा ना हमने हर चीज को। जबकि पार्ट बी में गुडविल इज 40, और आप इसको अगेन बहुत से नाम दे सकते हैं इस 40 की गुडविल को, कि इट इज फुल गुडविल, इट इज 100% गुडविल, इट इज पेरेंट जमा एनसीआई की गुडविल। अच्छा, एक सवाल जो बच्चे पूछते हैं अक्सर वो ये कि ये पेरेंट जमा एनसीआई की गुडविल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना ठीक रहेगा? इनफैक्ट यही तो दिखाना ठीक रहेगा। सिर्फ पेरेंट की दिखाना तो आप कह लें एक आसान हल है जो स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है, एक सिंप्लिसिटी है जो स्टैंडर्ड ने दी हुई है, ऑप्शन है, राइट? यही तो दिखाना ठीक है। वजह वजह यह कि जो पूरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो असल में किसकी हैं? यही तो कॉन्सेप्ट है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट की नहीं होती, वो तो होती ही पेरेंट जमा एनसीआई की हैं, पेरेंट जमा एनसीआई की। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो बिल्कुल आप पेरेंट जमा एनसीआई की गुडविल दिखा सकते हैं, और अगर आप ये दिखाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप सिर्फ पेरेंट की दिखाते हैं तो ये भी कोई गलत नहीं है, स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया हुआ है, अलाउ किया हुआ है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमें फिर दो पार्ट समझ आ जाते हैं कि यार पार्ट ए में क्या हो रहा है और पार्ट बी में क्या हो रहा है, 34 की गुडविल या 80 की गुडविल, सॉरी 40 की गुडविल।
आई होप ये बात आपको समझ आ गई। अब है इसकी इंपेयरमेंट की बात। इंपेयरमेंट हम सबको पता है गुडविल की होनी है सीजीयू में। किस में होनी है? सीजीयू में। तो सबसे पहले तो सीजीयू कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? सीजीयू। अब वो कहता है, सवाल कहता है कि पूरी सब्सिडरी एक सीजीयू है। इसका मतलब है मुझे सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स, तमाम एसेट्स, लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट लिखनी पड़ेगी। हाँ या ना? तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड लिखनी पड़ेगी। और कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड क्या होगी? कैरिंग अमाउंट एट ईयर एंड एज पर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैरिंग अमाउंट एज पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी मुझे, जो भी बनती है। ओके फाइन। फिर मुझे लिखनी पड़ेगी गुडविल, और ये लिखने के बाद मेरा सीजीयू मुकम्मल होगा। मेरा सीजीयू मुकम्मल होगा, राइट? सीजीयू की कैरिंग अमाउंट मुकम्मल होगी। फिर इसको कंपेयर किया जाएगा किससे? रिकवरेबल अमाउंट से, और बनाई जाएगी इम्पेयरमेंट लॉस, कि कितना इम्पेयरमेंट आया है, या हो सकता है ना ही आया हो इम्पेयरमेंट, क्या पता, राइट? ऐसा ही है। आई होप दिस इज क्लियर। अब कैरिंग अमाउंट एज पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनती है? इट इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। हमने सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स थे वो डे 1 पे रिकॉर्ड किए थे 120,000 के, ऐसा ही है? डे 1 पे रिकॉर्ड किए थे 120,000 के, और सवाल खुद कहता है कि दे हैव रिमेन्ड द सेम, देयर इज नो चेंज। तो सब्सिडरी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो नेट कैरिंग अमाउंट बनती है आपस में ऑफसेट करने के बाद, वो कितनी बनती है? 1,20,000। करेक्ट? हाँ या ना? राइट? तो ये तो आसान हो गया कि एज पर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब्सिडरी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट बन रही है 1,20,000। रुपीज इन थाउजेंड्स कर लेते हैं, 1,20,000। ये दोनों की नेट कैरिंग अमाउंट हमें मालूम है। अगर हमें मालूम होती कि एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है तो हम लिख लेते अलग अलग, लेकिन ये दोनों की नेट। गुडविल हमें क्या पता है जी? पार्ट ए में गुडविल कितनी है? पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में गुडविल कितनी है? 34। गौर से देखिएगा जी सब लोग, गौर से देखिएगा प्लीज। गुडविल के साथ दो चीजें लिखी जा रही हैं, एक एक्चुअल, एक नोशनल। क्या? एक एक्चुअल, एक नोशनल। अब ये एक्चुअल क्या होती है, नोशनल क्या होती है, आपको कुछ भी नहीं पता, राइट? मैं सिर्फ एक कंपटीशन करने लगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये कंपटीशन याद रखें। यू मस्ट रिमेंबर इट। अभी ये लिखनी नहीं है आपने, बिकॉज मैं ये लिख के मिटा दूंगा। आपने याद रखनी है बस ये। अगर मैं यहां पे कैरिंग अमाउंट लिख दूं 154, 120 के एसेट्स और 34 की गुडविल, तो टोटल बना 154। और रिकवरेबल अमाउंट जो कि मुझे सवाल में दी हुई थी, सवाल में लिखा हुआ था व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, ये लिखी हुई थी
140, रिकवरेबल अमाउंट क्या है 140, तो इंपेयरमेंट क्या बनेगी 14, हाँ या ना, इंपेयरमेंट क्या बनेगी 14, करेक्ट। अच्छा, अब हमें इंपेयरमेंट निकालना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसे एलोकेट करना भी आता है सीजीयू में, ऐसे ही है ना, हमें कवानीन आते हैं सारे। इंपेयरमेंट जब एलोकेट होनी शुरू होती है तो सबसे पहले इंपेयरमेंट किसको एलोकेट होती है, गुडविल को, मालूम है हमें। उन एसेट्स को भी होती है जो सेपरेटली इंपेयर्ड होते हैं, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, वो रॉकेट साइंस भी सारी पढ़ी हुई है हमने। बट अगर ऐसे कोई एसेट्स नहीं है तो गुडविल को, तो हम गुडविल को 14 की इंपेयरमेंट एलोकेट कर देते अगर हम ये मेथड लगाएं, जो हमें नजर आ रहा है कि यार ऐसे ही होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट बनती 154 की, रिकवरेबल अमाउंट 140, इम्पेयरमेंट 14, एंड दिस 14 की इम्पेयरमेंट गेट्स एलोकेटेड टू गुडविल। ये 14 का नंबर आपने याद रखना है। तो अगर स्टैंडर्ड इसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, कोई मुश्किल पैदा ना करे, तो नजर ये आता है कि 14 की इंपेयरमेंट होनी चाहिए, करेक्ट, ऐसा ही है। बहरहाल स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ऐसे नहीं करना, बल्कि गौर से देखिएगा, एज आई सेड मैं इसके नंबर्स बदल दूंगा, मिटा दूंगा, इसलिए मना किया था कि मत लिखिएगा। 14 नहीं है, स्टैंड कहता है नो 14 नहीं है। अच्छा, बल्कि वो कहता है ये गुडविल है 80% गुडविल। व्हाट इफ ये 100% होती, तो ये गुडविल 34 ना होती, ये बढ़ जाती। क्या ख्याल है, अगर आपको कोई चीज का 80% दिया हो और कहा जाए कि बाकी 20% बताओ, तो क्या मैथमेटिकली आप बता सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं है आपके लिए। वो बनेगा, अगर मैं यहां स्टेरिक लगा दूं तो 34 इंटू 20/80, बिकॉज 34 इज 80%, या 34 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 20%, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये 80 मिटा दें जैसे, है ना, विच इज 8.5। क्या ख्याल है, स्टैंडर्ड कहता है इसमें 8.5 की नोशनल या इमेजिनरी गुडविल ऐड करो। नोशनल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, स्टैंडर्ड लफ्ज इस्तेमाल करता है नोशनल का, इमेजिनरी गुडविल ऐड करो। अच्छा, ओके, अजीब बात है, स्टैंडर्ड ने कहा है तो हम कर देते हैं भाई, इतनी इज्जत कर लेते हैं स्टैंडर्ड्स की। फाइन, ये बनता है 162.5, करेक्ट है ना, और रिकवरेबल अमाउंट आती है 140, तो इंपेयरमेंट आती है कितनी 22.5। अब जो 22.5 की इंपेयरमेंट है, इसका भी वही कानून होगा, सबसे पहले गुडविल को एलोकेट करो। क्या ख्याल है, बोलिए, ऐसा ही है ना, सबसे पहले गुडविल को एलोकेट करो, ठीक है, कर लेते हैं। 22.5 का 80% एलोकेट करते हैं एक्चुअल गुडविल को, चूंकि वो 80% है, एक्चुअल गुडविल जो है वो 80% है ना, वो बनता है 18, और 22.5 का 20% एलोकेट करते हैं नोशनल गुडविल को, चूंकि वो 20% है। बात समझ आ रही है, 18 एंड 4.5, टोटल वही 22.5 बन गया, 18 एंड 4.5। आई होप बात समझ आ गई यहां तक। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है,
स्टैंडर्ड कहता है 18 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए, 18 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। बाकी 4.5 ये वाला इंपेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज इमेजिनरी। जब गुडविल ही इमेजिनरी है तो भाई उसके ऊपर जो लॉस आ रहा है वो भी कोई रियल थोड़ी होगा। गुडविल ही इमेजिनरी है तो उसके ऊपर जो लॉस आ रहा है वो भी रियल तो नहीं होगा ना। वो रिकॉर्ड कहां से हो सकता है? जब एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी इंपेयरमेंट कहां से हो सकती है भाई? बात समझ आ रही है? गुडविल मेरी बैलेंस शीट में कितने की है? 34 की। मैंने उसको कोई बढ़ा नहीं दिया, याद रखना। ये जो इमेजिनरी या नोशनल गुडविल है, इसके बारे में कभी भी ये मत समझना आप कि ये कोई जर्नल करके हमने गुडविल को 8.5 से बढ़ा दिया। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये तो सिर्फ इंपेयरमेंट की वर्किंग में। किसमें? इंपेयरमेंट की वर्किंग में स्टैंडर्ड कहता है एक लाइन लिख दो इमेजिनरी या नोशनल गुडविल के नाम से। ठीक है, लाइन लिख दो इस नाम से। और कैलकुलेशन करते हुए यूं कैलकुलेशन करो जैसे मैंने दिखाई है। अब इसमें दो बातें हमें पता होनी चाहिए, गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि ये करने से बदला क्या है, व्हाट हैज चेंज्ड। यूं करने से, ये नोशनल वाली कॉम्प्लेक्सिटी डालने से फजूल की, व्हाट हैज चेंज्ड। हमने 14 का लॉस रिकॉर्ड नहीं किया। हम पहले क्या क्या सोच रहे थे? 14 का लॉस। 14 का नहीं किया बल्कि 18 का लॉस रिकॉर्ड किया। ऐसा है या नहीं? तो पता ये चला कि हाँ, इस नोशनल की लाइन लिखने से कुछ होता तो है भाई, चेंज तो आता है। लॉस की जो लॉस रिकॉर्ड हो रहा है उसकी वैल्यू में चेंज तो आता है भाई। ऐसा ही है। दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड क्यों कहता है ऐसा। वाई डज स्टैंडर्ड से कि नहीं, 14 से आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वॉन्ट एन अल्टरनेटिव कैलकुलेशन। गुजारिश मेरी ये है कि यहां पर सब कीजिए पॉज। और ये जो पहली बात है कि यार अब 14 का रिकॉर्ड नहीं होगा लॉस, लॉस रिकॉर्ड होगा 18 का, ये मैथमेटिकली जरा समझ लीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए जी। आई होप एंड एक्सपेक्ट के आपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर सोचा है और आपको ये बड़ा क्लियरली विजिबल है कि यार ये 14 नहीं अब 18 बुक हो रहा है। तो वाकई स्टैंडर्ड ने जो चेंज करवाया है उसकी वजह से जो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो रहा है वो तो डिफरेंट हो ही जाता है। स्टैंडर्ड ने ये चेंज रेकमेंड क्यों किया है ये समझना है अब हमने। वाई, द सेकंड पॉइंट, राइट। याद रखिए जी, स्टैंडर्ड ने ये चेंज रेकमेंड इसलिए किया है बिकॉज स्टैंडर्ड ये कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट, क्या? रिकवरेबल अमाउंट। बाय द वे ये बात आपको जो आईएएसबी की पब्लिकेशंस है ना, जहां पे एक्सप्लेन किया जाता है स्टैंडर्ड्स के ऊपर आए हुए सवालात को, वहां मिलेगी। स्टैंडर्ड इटसेल्फ में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया कि यार क्यों हमने ऐसा कहा। ठीक है, तो ये काफी रिसर्च करने के बाद आपको मिलता है। मसला यह है कि जो रिकवरेबल अमाउंट है वो होती है 100% सीजीयू की। उसमें तमाम सीजीयू की कैश फ्लोज शामिल होती हैं। ठीक है, इसका मतलब वो 100% उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज, 100% नेट एसेट्स शामिल है और 100% ही उसके अंदर गुडविल भी शामिल है, गुडविल का इंपैक्ट भी शामिल है। जबकि जो कैरिंग अमाउंट है वो आप 100% नेट एसेट्स ले रहे थे तो 80% आप गुडविल ले रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप एप्पल्स फॉर एप्पल्स कंपेयर करोगे ना, आप एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। क्या ख्याल है ना ये बात? तो इफेक्टिवली रिकवरेबल अमाउंट को उस कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर किया जाता है जो
एप्पल्स फॉर एप्पल्स, एक जैसी कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में अगर 100% गुडविल है तो कैरिंग अमाउंट में भी आर्टिफिशियली, नोशनली 20% गुडविल ऐड कर दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं नोशनल गुडविल, और गुडविल को 100% बना दिया जाता है सो दैट ट्रू इंपेयरमेंट जो है वो निकाली जा सके। आई होप आपको इसकी लॉजिक भी क्लियर हो गई है, समझ आ गया कि यार क्यों 20% नोशनल गुडविल हमने उसमें ऐड की। ठीक है जी। तो ये तो हो गया पार्ट ए, यानी कि पार्ट ए में इंपेयरमेंट कितनी निकली है? पार्ट ए में इंपेयरमेंट निकली है जी 18,000। इंपेयरमेंट लॉस आया है 18,000। ठीक है जी। नाउ व्हाट अबाउट पार्ट बी? व्हाट अबाउट पार्ट बी? अगर हम पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी में अगर मैं बात करूं एसेट्स और लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट पर्सपेक्टिव से, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट वही 120,000 रुपीज इन थाउजेंड अगर मैं ले लूं, और गुडविल की कैरिंग अमाउंट 40,000। अब यहां आपको गुडविल को कोई नोशनली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, गुडविल में कोई नोशनल एडजस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये गुडविल ऑलरेडी 100% है, इसमें 80% को मजीद 20% डालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये बनता है 160। 160 में रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास कितनी है जी? रिकवरेबल अमाउंट है 140, राइट? एंड इंपेयरमेंट लॉस बनता है कितना? इंपेयरमेंट लॉस बनता है 20। और ये सारा का सारा इंपेयरमेंट लॉस आपको पता है सबसे पहले गुडविल को चार्ज होता है, तो ये सारा का सारा किसको चार्ज हो जाएगा? 20 किसको चार्ज हो जाएगा? गुडविल को। तो पार्ट बी में जी इंपेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज होगा 20,000 का। पार्ट बी में कितना इंपेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज होगा? 20,000 का। ठीक, आई होप ये भी बात समझ आ गई। और पार्ट बी तो है भी आसान, ये तो है भी सिंपल सा, इसमें कोई नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी सुन लीजिएगा गौर से, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्यूचर में एक सवाल ऐसा आ सकता है, जो सवाल होगा IS 36 का, बट वो आपसे नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कराएगा। वो कहेगा जो गुडविल कंप्यूट हुई है वो प्रोपोर्शनेट मेथड पे या पार्शियल गुडविल मेथड पे कंप्यूट हुई है, आप इसमें हमें CGU की इंपेयरमेंट निकाल के बताएं। सवाल IS 36 का ही होगा वो, बट आप ज़ाहिर नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर निकालेंगे जवाब। आई होप ये बात, ये फ्यूचर का पोटेंशियल क्वेश्चन आपको समझ आ गया, राइट? अच्छा, फिर सवाल है कि यार पार्ट ए और पार्ट बी में इंपेयरमेंट तो निकाल ली, पार्ट ए में इंपेयरमेंट थी 18,000, पार्ट बी में इंपेयरमेंट निकल रही है, इंपेयरमेंट निकली है 20,000। ठीक है जी, दोनों में इंपेयरमेंट तो निकले, लेकिन एक और सवाल भी लिखा हुआ था साथ, एक और पॉइंट भी लिखा हुआ था साथ। क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि पार्ट ए की जो इंपेयरमेंट है वो किस किस को कितनी कितनी एलोकेट होगी, और पार्ट बी की इंपेयरमेंट किस किस को कितनी कितनी एलोकेट होगी। पार्ट ए की इंपेयरमेंट याद रखिएगा सारी की सारी पेरेंट को एलोकेट हो जाएगी, सारी की सारी किसको एलोकेट हो जाएगी? पेरेंट को। कोई अमाउंट एनसीआई को चार्ज नहीं होगी। अब ऐसा क्यों है भाई? रीजन बहुत सादी है। पार्ट ए में कौन सी गुडविल का मेथड था? पार्शियल मेथड था ना? हाँ या ना? अब अगर पार्शियल गुडविल का मेथड था, इसका मतलब है जो गुडविल थी वो सिर्फ पेरेंट की थी, तो भाई एनसीआई को तो चार्ज ही नहीं हो सकता कुछ, है ना? पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में 80% इंपेयरमेंट पेरेंट को चार्ज होगी, 20% इंपेयरमेंट एनसीआई को चार्ज होगी।
क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो ये है, कोई भी इनकम या एक्सपेंस का आइटम इसी रेशो में इन दोनों के दरमियान बढ़ता है, हाँ या ना? 80% इंपेयरमेंट पेरेंट को चार्ज होगी, 20% इंपेयरमेंट एनसीआई को चार्ज होगी। समझ गए? पार्ट बी में दोनों को क्यों चार्ज हो रही है? इसलिए कि दोनों की गुडविल है, फुल गुडविल मेथड है, ठीक है ना जी? एंड दैट्स इट, दोनों को चार्ज होनी चाहिए। ठीक, आई होप इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर है। इसका मतलब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ाया था कि यार कुछ इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल ऐसी होती हैं जो एनसीआई को चार्ज होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो एनसीआई को चार्ज नहीं होती। अगर फुल गुडविल मेथड यूज होगा तो एनसीआई को चार्ज होगी इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, और अगर पार्शियल गुडविल मेथड यूज होगा तो एनसीआई को चार्ज नहीं होगी इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आइए जी, अब हम इससे अगले कॉन्सेप्ट की जानिब बढ़ते हैं, विच इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एग्जांपल 2 के नाम से आ रही है आपके नोट्स के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग यहाँ पे पॉज करें और क्विकली अपने जहाँ पे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में जाकर पेज नंबर 80 पर ये एग्जाम्पल 2 स्टडी कर लीजिए प्लीज। एक दफ़ा छोटी सी एग्जाम्पल है, स्टडी कीजिए जी प्लीज। चलिए जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सबने ये पढ़ा। सवाल क्या है? कहता है पी लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2013। सो पी ने एस को खरीद लिया, सब्सिडरी बना लिया अपनी 1 जनवरी 2013 पर। व्हेन इट्स नेट एसेट्स वर एज फॉलोज, उसके नेट एसेट्स में क्या क्या था? शेयर कैपिटल था और रिटेन अर्निंग्स थी, यानी कि उसकी इक्विटी में ये था। ठीक है, कहता था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कैन बी अस्यूम्ड टू बी द सेम एज देयर बुक वैल्यू, यानी कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू आर द सेम, नो डिफरेंस। ठीक, कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2014। ठीक है, पी लिमिटेड और एस लिमिटेड। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि हम ईयर एंडेड 2014 पर हैं, इसका मतलब 2 इयर्स हो गए हैं ये हमारी सब्सिडरी है। ऐसे ही है ना? ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो अब क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं कंसोलिडेशन के टॉपिक में, तो थोड़े थोड़ी ये बातें हम पिक करना अब शुरू करेंगे। ठीक है, अब पी और एस की इक्विटी की इंफॉर्मेशन मोर और लेस अवेलेबल है। पी की शेयर कैपिटल क्या है, उसकी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? ये क्या है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। 1 जनवरी की रिटेन्ड अर्निंग्स मींस ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? ठीक है, इस साल का जो साल चल रहा है उसका प्रॉफिट क्या है करंट ईयर का, और डिविडेंड इस साल का जो साल चल रहा है उसमें क्या अदा किया गया है। और आप डिविडेंड देखेंगे तो दोनों ने डिविडेंड अदा किया है, पी ने भी और एस ने भी। और ये समझ लीजिए कि ये कैश डिविडेंड, ये कोई बोनस शेयर्स वगैरह नहीं है, ये कैश डिविडेंड। ठीक, कहता है देयर आर नो अदर एडजस्टमेंट्स, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं। ठीक, कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2014। ठीक है, इस साल के लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के। ठीक, अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जो शक्ल है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी आम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की शक्ल होती है। पेज 80 आप सबके सामने खुला होना चाहिए। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की शक्ल कैसी होती है जी? सबसे पहले फॉर्मेट जो होता है इसका वो होता है वर्टिकल, तो शेयर कैपिटल लिखा होगा एज अ कॉलम, शेयर कैपिटल एक कॉलम होगा।
फिर रिटेन्ड अर्निंग्स लिखी होंगी, ये भी एक कॉलम होगा। फिर अदर कोई रिजर्व्स हैं तो वो लिखे होंगे एज अ कॉलम। फिर लिखा होगा इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। और ये जो पहले तीन कॉलम्स हैं इनका सम होगा। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, आई होप कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। फिर लिखा होगा एनसीआई, एनसीआई भी तो इक्विटी का हिस्सा होता है ना जी। और फिर लिखा होगा टोटल इक्विटी, जिसके अंदर इससे पीछे वाले दो कॉलम्स का सम होगा। किन दो कॉलम्स का? इस कॉलम का और इस कॉलम का, सम ऑफ दीज टू कॉलम्स इसके अंदर आएगा। ठीक है जी। अब अगर आपने फॉर द ईयर एंडेड 2014 बनानी है, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैसे बनानी पड़ेगी? आपको 1 जनवरी यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2014 से शुरू करना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2014 तक लाना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2014। बात समझ रहे हैं नहीं? तो ओपनिंग बैलेंस से आप शुरू करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस तक लाएंगे। और हैं ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको एक बहुत ही मजे की बात बताने लगा हूं, जिसको सुन के आप इंशाल्लाह खुश होंगे। वो क्या है? वो ये है जी कि ये तमाम आइटम्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे कंप्यूट किए जाते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा है या नहीं? जैसे जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर कैपिटल क्या आता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर कैपिटल क्या आता है? आपने पढ़ा था, है ना? हम सब ने पढ़ा कि जी वो सिर्फ पेरेंट का आता है जी। बैलेंस शीट के माशाल्लाह अभी तक हम 3 सवाल कर चुके हैं, और भी बहुत करेंगे, 10 12 सवाल और करेंगे, डोंट वरी। बट अभी तक के सवालों की बेसिस पे हमें पता है सिर्फ पेरेंट का आता है। वाह, जबरदस्त हो गई बात। अच्छा, इसी तरह रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे बनती हैं ये भी हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा जी हमने। ठीक है ना? अदर रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह ही होते हैं। आज तक हमने नहीं देखे, बट रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह ही बनते हैं। मैंने आपसे कहा रिजर्व्स भी बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स ही होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसी वर्किंग होती है। और एनसीआई कैसे बनता है वो भी हमने पढ़ा। करेक्ट? तो हमें टेक्निकली स्पीकिंग ये सब बनाना आता है, राइट? हमें कुछ भी एज सच सीखने की, नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज हमें ऑलरेडी बनानी आती है उसको इस फॉर्मेट में डाल देना। जैसे शेयर कैपिटल हमें पता है सिर्फ पेरेंट का होता है। इसका मतलब है जो पी का शेयर कैपिटल है वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आएगा। 300 मिलियन का है ना पी का शेयर कैपिटल, ऐसे ही है, रुपीज इन मिलियंस। तो 300 मिलियन का ओपनिंग कैपिटल, 300 मिलियन का क्लोजिंग कैपिटल। पेरेंट का तो कैपिटल में कोई मूवमेंट ही नहीं आई। अच्छा जी, ठीक है। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। किसकी? रिटेन्ड अर्निंग्स की। अब रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर एग्जांपल ओपनिंग कैसे बनेगी? हमें पता है एक फॉर्मेट होता है। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स लिखी जाएंगी 1 जनवरी पे, पेरेंट एट 1 जनवरी, वो नंबर लिखा जाता है। फिर सब्सिडरी की लिखी जाएंगी एस एट 1 जनवरी, और उसे कंपेयर किया जाता है विद एस एट एक्विजिशन। यही होता है ना फॉर्मेट। मैंने आपसे कहा था रट्टे मार लें फॉर्मेट्स के, है ना? ये नेगेटिव लिखा जाता है। और अगर कोई एडजस्टमेंट्स हो प्लस माइनस तो वो कर दी जाती हैं, है ना? और आपकी बन जाती है। क्या ख्याल है? नंबर बन जाता है आपके पास।
जरा हम देख लेते हैं इस सवाल में ये नंबर कैसे बनेगा। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स 1 जनवरी पे कितनी है जी? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स 1 जनवरी पर हैं 150, सवाल में लिखा हुआ है। सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स 1 जनवरी पे कितनी है? 80, अगेन सवाल में लिखा हुआ है। सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन डेट पर कितनी थी? 1 जनवरी पे तो 80 थी, एक्विजिशन डेट पर कितनी थी? 50, ये भी सवाल में लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। ये तीनों डेटा पॉइंट सवाल में सामने तहरीर हुए में, बिल्कुल क्लियर। इसका हमें पता है, हम सब टोटल ले लेते 80 और 50 का, है ना? सब टोटल ले लेते होते हैं ना हम, तो ये बनता है 30। और ये भी हमें पता है कि ये 30 पूरा हमारे पास नहीं आता, इस 30 में से कुछ हिस्सा एनसीआई के पास जाता है 20%, तो वो होगा 6, और बाकी 24 हमारे पास आता है। ऐसे ही इस सवाल में देर आर लिखा हुआ है, देर आर नो अदर एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट तो है कोई नहीं, है ना? तो यहां से हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग बन गई, और वो सेम वही वर्किंग है जो वर्किंग बनती थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। ऐसा ही है। अब अगर हमने एनसीआई बनाना है तो एनसीआई की भी वर्किंग हमें याद है। एनसीआई की वर्किंग में क्या आता था? इनिशियल वैल्यू पहले लिखी हुई होती थी, और फिर लिखा होता था पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स। ऐसा ही है, इनिशियल वैल्यू और पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना? इनिशियल वैल्यू जो है, हमें मालूम है जो भी इनिशियल नेट एसेट्स की वैल्यू है, आप उसका प्रोपोर्शन ले सकते हैं। ऐसा ही है, जो इनिशियल नेट एसेट्स की वैल्यू है वो है 150, लिखा हुआ है सवाल में। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बताई हुई है सवाल में, 150 है लिखा हुआ है। जो बुक वैल्यू है वही फेयर वैल्यू है, 100 जमा 50, 150। उसका प्रोपोर्शन ले लेते हैं 20%, तो ले जी, इनिशियल वैल्यू भी बन गई 30 की, और पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग ये ऊपर कंप्यूट हुई है 6 की, तो ये बन गया ना 36। देख रहे हैं, मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज अप्लाई की है, और कुछ भी नहीं किया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज अप्लाई की है, एंड आई हैव कंप्यूटेड दीज 2 नंबर्स। क्या? 174, अदर रिजर्व्स इस सवाल में कोई है नहीं तो वो नील हो गए, और 36, तो यहां बन जाएगा 474, एंड 474 प्लस 36 इज 510, करेक्ट? ये हो गई जी ओपनिंग वैल्यू। अब अगर क्लोजिंग वैल्यू तक पहुंचना है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 2 फैक्टर्स या 2 चीजें लिखी जाती हैं। एक, इस साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर अगर कोई इस साल की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, वो ऐड की जाती है रेलेवेंट रिजर्व्स में। और फिर डिविडेंड्स, राइट? प्रॉफिट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड होगी अगर प्रॉफिट या गेन हुआ, और लेस होगी अगर लॉस हुआ।
और डिविडेंड का आपको पता है कि वो हमेशा लेस होगा। पहले तो इसको यहां तक देखें, ओपनिंग वैल्यूज और यहां तक, और आप देखिए कि क्या मुझसे एग्री करते हैं। पॉज कीजिए और तसल्ली से देखिए प्लीज इसे। ठीक है जी, आई होप आप सबने इसको तसल्ली से देखा है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होना है, ओसीआई अगर कोई है तो ऐड होना है, डिविडेंड्स लेस होने। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात कर लेते हैं कि यार प्रॉफिट जी इस साल का क्या है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए याद रखिए कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बनाना है आपने। अब यहां पर आपकी कौन सी नॉलेज आ जाएगी रेलेवेंट? यहां पर जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कैसे कंसोलिडेट करते हैं, वो नॉलेज हो जाएगी आपकी रेलेवेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हमने कैसे कंसोलिडेट किया था? हमने पेरेंट का सारा प्रॉफिट ले लिया था, ऐसे ही है ना, पेरेंट के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स लिए थे और सब्सिडरी के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स ले लिए थे और उनको 1+1 कर दिया था। किया था या नहीं किया था? ऐसे ही है ना। जैसे कि पेरेंट का यहां पे प्रॉफिट बताया हुआ है 100 और सब्सिडरी का प्रॉफिट बताया हुआ है 60। बिल्कुल ऐसे किया था हमने। अच्छा, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स भी की थी, अगर कोई एडजस्टमेंट्स हो, जैसे सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल की, पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की, लटम पटम। एक एडजस्टमेंट यहां पर भी है, एक एडजस्टमेंट यहां पर भी है। वो क्या है? डिविडेंड इनकम बुक की होगी सब्सिडरी से पेरेंट ने, वो पेरेंट नजर नहीं आती आपको, आपसे शायद मिस हो गई हो, स्किप हो गई हो, बट एक दफा आप देख लोगे फिर आपको याद रह जाएगी कि हाँ यार, डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडरी बुक्ड बाय पेरेंट। पेरेंट ने बुक की होगी ना सब्सिडरी से डिविडेंड रिसीव करके। सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया है 20 का, तो 20 का कितने परसेंट हमें मिला होगा? 80% हमें मिला होगा ना। राइट, जवाब बनता है जी 144। 144। सो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बनता है 144। ये भी आपको बात समझ आ गई जी? ठीक है जी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 144 बन गया। अब इस प्रॉफिट की एलोकेशन क्या होती है? ये जो प्रॉफिट है इसमें से कितना एट्रीब्यूट होगा एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, कितना होगा और एनसीआई कितना होगा, ये भी आपने सीखा हुआ है कि यार एनसीआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। थोड़ी सी आपकी टेस्ट, वो मेमोरी का टेस्ट ही हो जाएगा थोड़ा सा। एनसीआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं जी? सबसे पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट, पहला फिल्टर क्या होता है कि सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाओ, जो सब्सिडरी का रेलेवेंट प्रॉफिट है, उस सब्सिडरी का प्रॉफिट है 60। दूसरा फिल्टर क्या होता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो लगाओ। हमने टोटल एक एडजस्टमेंट की है, डिविडेंड इनकम वाली, और तो कुछ किया ही नहीं ना जी, ऐसा ही है ना। और वो एडजस्टमेंट इससे रेलेवेंट है नहीं, सब्सिडरी की तो नहीं है ना, वो तो पेरेंट ने बुक की हुई थी अपने पास, है ना। और तीसरा ये कि एनसीआई का शेयर लगा लो, ये 3 स्टेप सिखाए थे ना मैंने। एनसीआई का शेयर है 20%, तो एनसीआई के प्रॉफिट का हिस्सा क्या बनेगा? 60 का 20%, ऐसा है या नहीं? राइट। तो पेरेंट का प्रॉफिट बनेगा, इसका मतलब है 132, और एनसीआई का प्रॉफिट बनेगा 12, और टोटल बनेगा 144। इस सफ़े पर मैंने प्रॉफिट भी निकाला है और फिर उसकी एट्रीब्यूशन भी की है। 1 मिनट जरा इसको पॉज करके तसल्ली से देखें सब लोग। ऑलराइट, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सबने इसको देखा। सो मैं दो चीज़ें लिखने लगा हूं। मैं अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दो चीज़ें लिखने लगा हूं। एक है प्रॉफिट 132 का, वो मैं लिख रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग में, और दूसरा है प्रॉफिट 12 का,
वो मैं लिख रहा हूं एनसीआई में, और टोटल मेरा बनता है 144। चेक किया। वन 132 चूंकि पेरेंट के हिस्से का प्रॉफिट है वो रिटेन्ड अर्निंग में आता है, हमें पता है, हमने बैलेंस शीट बनाई हुई है, वहां से हमें बात पता है। और जो सब्सिडरी के हिस्से का प्रॉफिट है वो एनसीआई में जाता है, दैट इज 12। ठीक है। अब ओसीआई इस सवाल में कोई है नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस सवाल में कोई है नहीं। ठीक है ना जी, वो तो नहीं है, छोड़ देते हैं उसे। फिर है डिविडेंड, डिविडेंड माइनस करना है। अच्छा, इस सवाल में डिविडेंड कितना है? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग 2014, 30 का डिविडेंड पे किया है पेरेंट ने, और 20 का डिविडेंड पे किया है सब्सिडरी ने। ऐसे ही है ना? तो टोटल डिविडेंड तो बनता है 50 का, हाँ या ना? 30 का पेरेंट ने, 20 का सब्सिडरी ने, तो टोटल डिविडेंड तो बन गया 50 का। हाउएवर जरा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, जो सब्सिडरी ने पे किया 20 का डिविडेंड, उसमें से 16 का उसने पे किया था पेरेंट को। ऐसा है या नहीं? 16 का उसने किसको पे किया था? पेरेंट को। जो मैंने जाके पेरेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में से भी निकाल दिया, मैंने पेरेंट के प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया था 16 से। किया या नहीं किया? आप सबके सामने किया। 16 से पेरेंट के पीएनएल को कम कर दिया, पेरेंट की इनकम को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिविडेंड शामिल है जो उसने सब्सिडरी से रिसीव किया है इनकम के तौर पर। इट शुड नॉट बी स्पेसिफाइड एज इनकम। कोई खुद अपने आप से डिविडेंड थोड़ी ले सकता है, राइट? मैं कहूं जी मैंने खुद अपने आप को डिविडेंड दिया है, ये इनकम है मेरी, नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता। सो मैंने पीएनएल डेबिट किया था 16 से, करेक्ट? बाकी 4 का डिविडेंड जो है मैंने दिया होगा, या सब्सिडरी ने दिया होगा एनसीआई को। मुझे नहीं दिया, किसको दिया उसने? एनसीआई को। यही दो शेयर होल्डर्स है ना वहां पर, एक मैं हूं, मुझे उसने 16 दिया, और एक 4 सब्सिडरी ने एनसीआई को दिया, करेक्ट? तो पता यह चला कि डिविडेंड की 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज। क्या 3 कैटेगरीज? एक 30 का डिविडेंड जो पेरेंट ने ऑनर्स ऑफ पेरेंट को दिया, शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट को दिया, करेक्ट? एक 16 का डिविडेंड जो सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया, और एक 4 का डिविडेंड जो सब्सिडरी ने एनसीआई को दिया। ऐसा ही है जी, राइट? गौर से सुनिएगा, ये जो 16 का डिविडेंड सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया है, ये डिविडेंड रिवर्स कर दिया जाता है जी, खत्म कर दिया जाता है। जरा गौर से देखिएगा, एंट्री की जाती है पीएनएल डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। 16 से पेरेंट ने जो डिविडेंड इनकम अपने पास रिकॉर्ड की हुई थी वो खत्म हो गई पीएनएल में। डिविडेंड इनकम ही रिकॉर्ड की हुई थी ना उसने, डिविडेंड इनकम खत्म हो गई। और सब्सिडरी ने जो डिविडेंड पे किया हुआ था, डिविडेंड पेड, उसकी जो एंट्री की हुई थी वो भी खत्म हो गई। भाई जब आप डिविडेंड पे करते हो तो आप उसे कहां डेबिट करते हो? सब्सिडरी ने जब ये डिविडेंड पे किया होगा 20 का, तो क्या एंट्री की होगी? इसने किया होगा रिटेन्ड अर्निंग टू बैंक, हाँ या ना? 20 से। तो अगर मैं ये कहूं कि यार सब्सिडरी का डिविडेंड जो उसने पे किया 16 का रिवर्स कर दो, तो कहां रिवर्स होगा? रिटेन्ड अर्निंग में रिवर्स होगा ना। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हुई थी, यहां रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी। क्या ख्याल है? समझ आई बात? इसका मतलब है कि जो पेरेंट ने डिविडेंड रिसीव किया एज इनकम, डिविडेंड इनकम, वो भी खत्म कर दिया गया। और जो सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया
और अपनी रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया, वो भी खत्म कर दिया गया, दोनों साइड्स पे एलिमिनेशन कर दी गई। ना, ये झूठा है, ये नहीं हो सकता, खुद अपने आप को कोई डिविडेंड नहीं दे सकता। ओके फाइन। फिर जो सब्सिडरी ने एनसीआई को डिविडेंड दिया, हां ये सच्चा डिविडेंड है, ये झूठा नहीं है, ये सच्चा डिविडेंड है। हाउएवर इसे एनसीआई में से माइनस करना चाहिए। एनसीआई का जो प्रॉफिट था वो हम कहां डालते रहे? एनसीआई के जो प्रॉफिट का शेयर होता था वो किस में डालते थे? एनसीआई में। तो जब वो डिविडेंड लेके जाएगा तो कहां से माइनस करना चाहिए? एनसीआई से। कहानी समझ आइए? तो पता है डिविडेंड कितने का और कहां कहां दिखाया जाएगा? डिविडेंड दिखाया जाएगा 34 का, और कहां कहां? 30 का माइनस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग में से, जो पेरेंट वाला हिस्सा है, सिर्फ पेरेंट वाला हिस्सा, और 4 का माइनस करेंगे एनसीआई में से, यूं 34 बनेगा। ठीक है जी। और यहां पर आप इन सारी लाइंस का, बेशक इन सारे कॉलम्स का सम कर लीजिएगा, जो भी बैलेंसेस बनते हैं। ऊपर रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम का सम करेंगे तो उसका बैलेंस बन जाएगा, वट एवर बैलेंस। अदर रिजर्व 0 आएगा, इसका सम करेंगे, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, नंबर्स बना लीजिएगा। अब आपको मुकम्मल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का अंदाजा हो गया है जी, कि वो कैसे बनाते हैं, कैसे उस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को प्रिपेयर करते हैं। इसमें बच्चों को मैं हमेशा दो ऑप्शन देता हूं, एक है कंसेप्चुअली सीखो चीजों को, दूसरा है रट्टे लगाओ। अगर किसी ने रट्टा लगाना है कि जी सिर्फ पेरेंट का डिविडेंड यहां से 30 माइनस होता है, एनसीआई वाला डिविडेंड यहां 4 आता है, और जो सब्सिडरी पेरेंट को डिविडेंड देती है वो कहीं आता ही नहीं है, अगर किसी ने रट्टा लगाना है बेशक लगा ले, बट मेरी मशवरा और रिकमेंडेशन होगी कि जैसे कंसेप्चुअली मैंने पढ़ाया है इसको, इसी तरह कंसेप्चुअली आप याद रखें। ठीक है जी। यहां पर भी 1 मिनट पॉज कीजिए और इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है जी। आई होप आप सब ने इसको देखा है तसल्ली से। और एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास मैंने आपसे कहा था कि हम 3 एरियाज देख रहे होंगे, एक इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इस क्लास में, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और तीसरा प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी में अभी इस क्लास के लिए हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी की एक एग्जांपल हमारे नोट्स में मौजूद है, उस एग्जांपल के थ्रू डिटेल में हम प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी को इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ठीक है, इट्स स्लाइटली अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा हम जब आप कहें बेहतर हो जाते हैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज में, फिर उसको पढ़ना बेहतर है। अभी के लिए सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ आना बहुत जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी होते क्या है? सब्सिडरी के ऑर्डिनरी शेयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है से 80%, और उसी इन्वेस्टमेंट से वो आपकी सब्सिडरी बनती है। अगर सब्सिडरी प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर दे तो आप सबको पता है वो प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं, या तो वो लाइबिलिटी होते हैं या वो इक्विटी होते हैं। ये मैंने आपको एसोसिएट अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे जब वो पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया था आपको, राइट? या लाइबिलिटी या इक्विटी। अब अगर लाइबिलिटी है तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप खरीदेंगे, या तो आप उन प्रेफरेंस शेयर्स को ओन करते हैं, ठीक है, यू ओन देम, या समवन एल्स ओन्स देम। क्या ख्याल है? या तो आप उसको ओन करते हैं या कोई और ओन कर रहा है, ऐसा ही है ना जी? याद रखिए अगर आप ओन करते हैं तो वो रिसीवेबल पेबल है, आपके लिए लोन रिसीवेबल है, और सब्सिडरी के लिए क्या है?
लोन पेबल, क्या ख्याल है? लाइबिलिटी हो, आपने सब्सिडरी को लोन दिया हो, तो आपके लिए लोन रिसीवेबल है, सब्सिडरी के लिए लोन पेबल है। अब हमें पता है कि अगर ऐसा रिसीवेबल पेबल हो तो वो वैसे ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑफसेट हो जाता है। अपनी अपनी फाइनेंशियल्स में तो उनका रिसीवेबल पेबल आ रहा होगा, बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या ख्याल है ना? ओके। अगर समवन एल्स ने लिए हुए हैं तो वो लोन पेबल है सब्सिडरी का, कोई मसला नहीं। जैसे आपने सवाल किया था ना मेरे साथ वो 2010 वाला, उसके अंदर सब्सिडरी की बुक्स में लॉन्ग टर्म लोन आ रहा था ना, ठीक है, कोई मसला नहीं, सब्सिडरी का लोन पेबल हो सकता है भाई, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आएगा, सो व्हाट। मतलब इन अदर वर्ड्स उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेबल ऑफ सब्सिडरी। ठीक, आसान है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी हो, इक्विटी क्लासिफाइड हो, और आपने उसको ओन किया हो, यू ओन देम, तो याद रखिए वो एक फाइनेंशियल एसेट है आपके लिए अंडर IFRS 9। और आपको पता है IFRS 9 में आपके लिए फॉर द पेरेंट वो एक फाइनेंशियल एसेट है IFRS 9 के तहत। IFRS 9 में आपको पता है FVTPL भी हो सकता है और FVTOCI इक्विटी भी हो सकती है ना? इट्स अ नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट, सिंपल इन्वेस्टमेंट है। एंड फॉर द सब्सिडरी इट इज इक्विटी, सब्सिडरी के लिए वो इक्विटी के तौर पे क्लासिफाइड होंगे। और आप पता है क्या करेंगे कंसोलिडेशन पे? इन दोनों को कैंसल आउट कर देंगे, अपने पास से इन्वेस्टमेंट उड़ा देंगे, उसके पास से उतनी इक्विटी उड़ा देंगे। अगेन ये ऐसे ही है जैसे आपका रिसीवेबल हो उसका पेबल हो, वहां पे वो लाइबिलिटी क्लासिफाइड था, यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी इक्विटी है, उड़ा दो दोनों साइडों से, राइट। एंड इफ इट इज ओन्ड बाय समवन एल्स, किसी और ने खरीदे हुए हैं, तो आप उसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा बना देंगे, पार्ट ऑफ NCI। उसमें क्या होगा, जैसे आप NCI में लिखते हैं ना इनिशियल वैल्यू, फिर आप लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, ऐसे ही है ना? दो वैल्यूज, दो चीजों को सम करके आप NCI बनाते हैं। अब आप तीन चीजों को सम करके NCI बनाएंगे। तीसरी चीज आप लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तीन चीजों को सम करके आप NCI बनाएंगे। ये है सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यार प्रेफरेंस शेयर्स अगर सब्सिडरी ने इशू किए हैं तो क्या उसका मेरे सवाल पे कोई इंपैक्ट है? जवाब है बहुत थोड़ा सा इंपैक्ट है। बच्चे अक्सर ये पूछते हैं सर अगर सब्सिडरी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हो तो क्या उसका गुडविल पे कोई इंपैक्ट होता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का हिस्सा है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना जी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो क्या है? बस देख लो, अगर वो लाइबिलिटी है और आपकी ओनरशिप है तो वो वैसे ही रिसीवेबल पेबल है। रिसीवेबल पेबल आपको पता है, लोन रिसीवेबल लोन पेबल आपने अपनी फाइनेंशियल्स में तो रिकॉर्ड किया होगा, सब्सिडरी ने भी किया होगा, और IFRS 9 के तहत होता है। लोन रिसीवेबल भी IFRS 9 का आइटम है, लोन पेबल भी IFRS 9 का आइटम है, राइट। बट जब कंसोलिडेशन होगी तो एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर किसी और ने खरीदे हुए हैं तो फिर तो कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका, इट्स लाइक अ नॉर्मल पेबल ऑफ सब्सिडरी। अगर इक्विटी क्लासिफाइड है और आपने खरीदे हुए हैं तो अगेन एलिमिनेशन कर दें, अपनी इन्वेस्टमेंट उड़ा दें जो आपने फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है, और दूसरे साइड से उसकी इक्विटी उड़ा दें। और अगर किसी और ने खरीदे हुए हैं तो फिर उसको NCI का हिस्सा बना दें, NCI की वर्किंग में एक लाइन एक्स्ट्रा डाल दें और वहां पे वो प्रेफरेंस शेयर्स लिखते हैं। दैट्स इट। इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन की एक डिटेल्ड एग्जांपल हम एक फ्यूचर लेक्चर में करेंगे, जहां पे इससे रिलेटेड थोड़ी सी और इंट्रिकसीज भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए आई होप आपने ये समझ लिया
And this also concludes this lecture. Thank you very much.